discuss about the cartilage. देखिए, जब भी आप कार्टिलेज पढ़ना शुरू करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टिलेज क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जब भी आप कोई भी कंपोनेंट पढ़ते हो तो आपको उसमें क्या मिलती है, सेल्स मिलती हैं। ठीक है, उसमें हमें फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स, ये सब उसके कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे आज जो आप कार्टिलेज पढ़ रहे हो, कार्टिलेज इज टू बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू के तो सारे फीचर्स होने ही वाले हैं, सेल्स भी मिलेंगे, फाइबर्स भी मिलेंगे, प्लस ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये वेट बियरिंग एंड जहां पे आपको रेजिलियंस चाहिए उसके लिए बना है। ठीक है, इस हेडिंग में, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की हेडिंग में आपके पास दो कनेक्टिव टिश्यू हैं जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। क्लियर? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वो अराइज कहां से होता है? आंसर इज मीजोडर्म। कहां से अराइज हुआ? एम्ब्रियोलॉजिकली मीजोडर्म से। यानी अगर आपके पास ये सवाल आता है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये जो सेल्स हैं दे अराइजेस फ्रॉम, आंसर इज मेसेंकाइमल सेल्स। अगर आता है ऑस्टियोब्लास्ट, इनका ओरिजिन कहां से हुआ? अगेन आंसर इज मेसेंकाइमल सेल्स। अगर कोई पूछता है कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कहां से आती है, तो अभी हमने एक कॉमन कॉन्सेप्ट बना लिया कि कनेक्टिव टिश्यू, जो भी कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे, सारा कनेक्टिव टिश्यू कहां से आ रहा है? मीजोडर्म। तो फाइब्रोब्लास्ट भी कहां से आएगी? मीजोडर्म से। ठीक है, तो जितनी भी सेल्स आप कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हो, चाहे वो एक नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू हो या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो, अल्टीमेटली उसका ओरिजिन किस लेयर से होता है? मीजोडर्म से होता है। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि हम जो आज पढ़ने वाले कार्टिलेज, इसका सोर्स क्या है? मेसेंकाइमा या मीजोडर्म। दूसरी बात जो कार्टिलेज के बारे में इंपॉर्टेंट है कि कार्टिलेज और बोन, इन दोनों को मिला के हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज नोन एज स्क्लेरस टिश्यू। ठीक है, कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है स्क्लेरस टिश्यू, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्क्लेरस टिश्यू। तो स्क्लेरस टिश्यू मतलब आपको इस हेडिंग में बोन एंड कार्टिलेज के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो स्क्लेरस टिश्यू अराइजेस फ्रॉम मीजोडर्म एंड स्क्लेरस टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब बात करेंगे सिर्फ कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, तो कार्टिलेज के इस वीडियो में व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज दैट कि कार्टिलेज कितने तरीके की होती है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, जनरल फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, और कार्टिलेज जो होती है ये बोन में अगर कन्वर्ट होती है तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स इनका क्या होता है। ठीक है, ये 2-3-4 चीजें हैं जो हम आज इस वीडियो में इन टर्म ऑफ जनरल फीचर्स, इन टर्म ऑफ जनरल एनाटॉमी आई विल डिस्कस विद यू। सो व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज जो है ये हमें उन जगह पे मिलेगा जहां पे हमें चाहिए इलास्टिसिटी या हमें चाहिए रिजिडिटी। तो जहां पे भी आपको इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी की जरूरत है वहां पे हमें क्या मिलता है? कार्टिलेज। अब ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज हम दो तरीके के पढ़ते हैं। एक तो टेम्परेरी कार्टिलेज होते हैं और एक परमानेंट कार्टिलेज होता है। टेम्परेरी कार्टिलेज का मतलब कि ये लाइफ टाइम आपकी बॉडी में नहीं रहते, दे आर नॉट प्रेजेंट एज ए कार्टिलेज लाइफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कार्टिलेज डिसअपियर हो जाएगा। अब यहां पे आपको मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि डिसअपियर कैसे होगा टेम्परेरी कार्टिलेज। टेम्परेरी कार्टिलेज के डिसअपियर होने का एक ही तरीका है कि वो बोन में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? बोन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं जो कि
ग्रोथ के साथ साथ जब हम बर्थ लेते हैं तब तो हमारी बॉडी में होते हैं, बट with the advance of the age, with the growth, they convert into the bone and they no more considered as a cartilage. That's why they are known as temporary cartilage. Permanent cartilage वो हैं जो लाइफ लॉन्ग कार्टिलेज बने रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, एक फाइब्रो कार्टिलेज है एंड लाइफ लॉन्ग ये कार्टिलेज ही रहता है, ठीक है। सो विल सी द एग्जांपल्स ऑफ द टेम्परेरी एंड परमानेंट कार्टिलेज, बट आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि टेम्परेरी कार्टिलेज मतलब वो कार्टिलेज जो लाइफ लॉन्ग हमारे कार्टिलेज जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस नहीं रहते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू द बोन। दूसरी चीज कि परमानेंट कार्टिलेज वो कार्टिलेज होते हैं जो लाइफ टाइम परमानेंट बने रहते हैं। अब ये जो टेम्परेरी कार्टिलेज होते हैं जिनके जो बोन में कन्वर्ट होते हैं, तो इनिशियली इनमें जो सेल्स है उनका नाम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट, क्लियर। कॉन्ड्रो मींस समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द कार्टिलेज। अब जब ये टेम्परेरी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होगा तो इन कॉन्ड्रोसाइट्स का क्या होगा, द आंसर इज दे विल डाई। आंसर इज ये मर जाती हैं सेल्स, और मरने के बाद इन कार्टिलेज में धीरे धीरे मिनरलाइजेशन होने लगता है, यानी कैल्शियम आने लगता है, और मिनरलाइजेशन होने के साथ साथ क्या होगा, ऑस्टियोसाइट्स देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ, ये वाले जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये मर गए और नए सेल्स वहां पे बने जिनका नाम था ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली डाइंग, ये तो मर गए और नए सेल्स जनरेट हुए एंड दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि कार्टिलेज जब बोन में कन्वर्ट हो रहा है, व्हेन द कार्टिलेज इज चेंजिंग इनटू द बोन, व्हाट विल हैपन विद द कॉन्ड्रोसाइट्स। सो योर आंसर इज दैट कॉन्ड्रोसाइट्स डाई, ये मर जाते हैं और देयर इज ए न्यू फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियोसाइट्स। ऐसा नहीं है कि कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट इज नॉट द प्रोसेस, एक्चुअली ये मर जाएंगे, ये सेल नहीं रहेगी, क्लियर। तो ये हो गया आपका टेम्परेरी कार्टिलेज। और परमानेंट कार्टिलेज वो है जिसमें लाइफ टाइम हमें क्या मिलेगा, कॉन्ड्रोसाइट्स मिलेंगे, लाइफ टाइम वो कार्टिलेज ही रहने वाली है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेरी एंड परमानेंट कार्टिलेज। नेक्स्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज जब आप देखते हो तो आपको कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे लैक्यूना। लैक्यूनी क्या होती है, लैक्यूनी इज नथिंग बट इट इज ए लिटिल स्पेस, लिटिल स्पेस, एंड दीज लिटिल स्पेस आर नोन एज लैक्यूनी, क्लियर। सो व्हेन यू विल सी द कार्टिलेज, जब आप कोई कार्टिलेज देखते हो तो कार्टिलेज में कौन सी सेल्स होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स किससे घिरी हुई हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स घिरी हुई हैं मैट्रिक्स से, और ये मैट्रिक्स कौन रिलीज कर रहा है, ये कॉन्ड्रोसाइट खुद। कॉन्ड्रोसाइट्स पहले क्या थी, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो जब शुरू में कार्टिलेज बनना शुरू होती है तो सेल्स जो होती हैं वो सेल्स क्या रिलीज करती हैं, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। तो ये इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस रिलीज करती हैं सेल्स। तो ये इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, तो ये जो सब्सटेंस सेल्स के बीच में भरा हुआ है ये आता कहां से, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स ये खुद है, क्लियर। अब ये जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, इस इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के कारण कुछ लिटिल स्पेस सेल्स के चारों क्रिएट हो जाते हैं और ये सेल इन स्पेस में ट्रैप हो जाती है। बात समझ में आई कि ये लिटिल स्पेस क्रिएट कैसे हुआ, कि ये जो सेल थी, इस सेल ने खुद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस रिलीज किया और ये खुद इस सब्सटेंस के बीच में ट्रैप हो गई, और यहां पे ये जो स्पेस जनरेट हुआ ये कहलाया लैक्यूनी। ये क्या कहलाया, लैक्यूनी और लिटिल स्पेस। तो ये जो लैक्यूनी या लिटिल स्पेस होते हैं इसमें कई बार एक सेल हो सकती है, कई बार एक से ज्यादा सेल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यू मे हैव द 2 सेल्स, क्लियर, और मल्टीपल सेल्स भी हो सकती हैं। अब ये जो सेल्स हैं जो एक लैक्यूनी में है ये क्या कहलाया, ये कहलाया सेल नेस्ट।
ये क्या कहलाया? सेल नेस्ट। तो व्हाट इज सेल नेस्ट? सेल नेस्ट मींस द ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ए सिंगल लैक्यूना। ठीक है, और इस सिंगल लैक्यूना में एक सेल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और कई बार मल्टीपल भी होती है, और वो मल्टीपल सेल्स क्या कहलाती हैं? सेल नेस्ट। ठीक है, ये जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, ये इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स कैसा होता है? जेल लाइक मटेरियल। इट इज ए हाइड्रेटेड जेल लाइक मटेरियल, और इसके अंदर होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इसमें क्या होता है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज का इंपॉर्टेंट फीचर या स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या देखना होता है कि एक तो इसके अंदर लैक्यूले के अंदर क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स है, और इन कॉन्ड्रोसाइट्स का नंबर कहीं एक भी होता है और किसी और जगह दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेल नेस्ट। ठीक है, और ये जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, ये जेल लाइक मटेरियल है जिसमें होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, प्लस इसमें होते हैं फाइबर्स। यहाँ पे फाइबर्स भी होते हैं इस जेल लाइक मटेरियल के अंदर। ये जो फाइबर्स होते हैं ये कोलाजन फाइबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, क्लियर? अब ये जो कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज में जेल होने की वजह से इसके अंदर हार्डनेस नहीं है बोन के कंपैरिजन में। बोन में क्या होता है कि इस एरिया में, इस इंटरसेल्युलर सब्सटेंस में मिनरलाइजेशन हो जाता है, और मिनरलाइजेशन किससे होता है? कैल्शियम की वजह से। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बोन में और कार्टिलेज में, कि जो बोन होता है ना, उसका इंटरसेल्युलर सब्सटेंस बहुत हार्ड होता है क्योंकि मिनरलाइजेशन हो चुका होता है, और इसके अंदर ये जेल लाइक मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के और क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है कि कार्टिलेज क्या होता है? एवेस्क्युलर स्ट्रक्चर। कार्टिलेज क्या होता है? नॉन नर्वस टिश्यू। नॉन नर्वस टिश्यू। तीसरा, अभी मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज जो होती है, जब भी कोई भी टेम्परेरी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होती है, तो when there is a transformation into the bone, तो ये सेल कार्टिलेज क्या हो जाती है? मर जाती है। ठीक है, फिर एक और इसका जो जनरल फीचर होता है कि जब भी आप कार्टिलेज का पेरिकॉन्ड्रियम देखते हो, पेरिकॉन्ड्रियम मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज, ये कुछ आपके एक्सेप्शन है जहां पे एब्सेंट होती है। ठीक है, वो एक्सेप्शंस क्या है? वन इज फाइब्रो कार्टिलेज एंड अनदर इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर का मतलब ये हुआ कि कार्टिलेज के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कहां से आता है? आंसर इज डिफ्यूजन। कहां से आता है? डिफ्यूजन से। ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी है कि ये जो कार्टिलेज होती है, सपोज ये कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के बाहर की तरफ ये क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। व्हाट इज दैट? पेरिकॉन्ड्रियम। अब यहां पे पेरिफेरी पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये पेरिकॉन्ड्रियम के थ्रू छोटी छोटी टनल्स बनाती हैं, यहां पेरिकॉन्ड्रियम को पियर्स करके कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, ये कहलाती हैं कैनाल्स, वेस्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये पेरिफेरल पार्ट से होती हुई डीप तक जाती हैं इन द इनिशियल फॉर्म ऑफ द कार्टिलेज। इन कैनाल्स का पर्पस क्या है? इन कैनाल्स की दो पर्पस हैं। पहला पर्पस है न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देना? टू द डीप सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर, जहां तक डिफ्यूजन नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा पर्पस ये है कि अगर ये कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होने वाली है, इफ दिस कार्टिलेज इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द बोन, देन जो सेल्स हैं जो बोन बनाने वाली हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोप्रोजेनेटेड सेल्स हैं, वो इस ब्लड के थ्रू इस कार्टिलेज के अंदर एंटर हो जाती है। तो इन कैनाल्स का ये पर्पस है। दूसरा, ये कैनाल्स जो है परमानेंट नहीं होती हैं, दे आर वेरिएबल एंड विद द टाइम ये डिसअपीयर हो जाती है। सो अल्टीमेटली कार्टिलेज क्या हो जाती है? एवेस्कुलर हो जाती है। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन कैसे ले रही है? जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है जो ब्लड वेसल्स हैं, उनसे डिफ्यूजन से ये न्यूट्रिशन लेती है।
ठीक है। इसकी एवेस्कुलरिटी का क्या एडवांटेज है कि बिकॉज ये कार्टिलेजिनस सेल्स एवेस्कुलर है तो इनकी एंटीजेनिसिटी जो है वो बहुत पुअर है, लो एंटीजेनिसिटी होती है। मतलब कि अगर इस कार्टिलेज को बोन के बॉडी में कहीं रिप्लेस किया जाए तो बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज हैं, वो इस टिश्यू को फॉरेन टिश्यू की तरह बिहेव नहीं करती हैं। इस टिश्यू की तरफ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एज ए फॉरेन बॉडी बिहेव नहीं करता है, जो हम बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम का इफेक्ट देखते हैं। तो बिकॉज इसकी लो एंटीजेनिसिटी है, पुअर एंटीजेनिसिटी है, इसलिए कार्टिलेजिनस होमोग्राफ्ट जो होते हैं उनके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है। दूसरा, इनके अंदर ब्लड नर्व सप्लाई नहीं होती। ठीक है। तीसरा क्या है कि ये मैंने अभी आपको बताया कि कार्टिलेज जब भी बोन में कन्वर्ट होगा तो जैसे जैसे इसके अंदर ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जाएंगी और मिनरलाइजेशन होने लगेगा, यानी कैल्शियम आने लगेगा, वैसे वैसे जो आपकी कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो मरती चली जाएंगी, कॉन्ड्रोसाइट्स मरती चली जाएंगी। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। क्या रिप्लेस हो रहा है? कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्टियोसाइट से रिप्लेस हो रही है। ठीक है। और पुरानी सेल्स मर जाती है। ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम या बाहर होती है। ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम की वजह से कार्टिलेज में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। कार्टिलेज में जनरली दो तरीके की ग्रोथ होती है। जब भी आप कार्टिलेजिनस ग्रोथ की बात करोगे तो कार्टिलेजिनस एक तो थिकनेस में बढ़ती है, यानी मोटाई में बढ़ती है, और एक उसका सर्कमफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है। कार्टिलेज दो तरह से बढ़ी। थिकनेस बढ़ी मतलब कि सपोज ये एक कार्टिलेज है, ठीक है, और अगर इसकी थिकनेस बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इसकी लेंथ बढ़ रही है, ये मोटी होती जा रही है, और सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है ऐसे। ठीक है। या और सर्कमफ्रेंस बढ़ गई तो सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। तो ये जो दो तरीके की ग्रोथ है इनको हम दो नाम देते हैं कि जब भी कार्टिलेज थिकनेस में बढ़ती है, यानी जब इसकी हाइट बढ़ती है, तो इस ग्रोथ को बोलते हैं इंटरस्टिशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरस्टिशियल ग्रोथ। और जब कार्टिलेज अपने सर्कमफ्रेंस में यानी पेरिफेरी पे ग्रो करती है तो ये ग्रोथ कहलाती है अपोजिशनल ग्रोथ। तो आपको जब भी कार्टिलेज की ग्रोथ याद करनी है, जब भी आप कार्टिलेज की ग्रोथ से डील कर रहे हो, आपके पास दो टर्म्स आती हैं। एक तो होती है इंटरस्टिशियल ग्रोथ। इंटरस्टिशियल ग्रोथ मतलब द कार्टिलेज इज इंक्रीजिंग इन द हाइट और द थिकनेस। दूसरा है अपोजिशनल ग्रोथ, दैट मींस द कार्टिलेज इज इंक्रीजिंग इन द डायमीटर, और यू कैन से देयर इज ए इंक्रीज इन द सर्कमफ्रेंस, और इट इज ए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है। ये जो अपोजिशनल ग्रोथ हो रही है ये पेरिफेरी से होती है, और इसका कारण क्या होता है, ये पेरिकॉन्ड्रियम। क्योंकि पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है, इस पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर यहां पे इनर साइड पे क्या होती है, कॉन्ड्रो प्रोजेनाइटर सेल्स। ये जो कॉन्ड्रोप्रोजेनाइटर सेल्स हैं ये रेगुलर बेस पे इस पेरिकॉन्ड्रियम से कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाती हैं। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट धीरे धीरे नया कार्टिलेज टिश्यू बनाती हैं, और वो इसकी पेरिफेरी पे यहां पे आके इसकी सर्कमफ्रेंस को बढ़ाता जाता है। ठीक है। तो जो ये जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं जिनकी वजह से आपका सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, वो आती कहां से? वो आ रही है पेरिकॉन्ड्रियम से। ठीक है। तो पेरिकॉन्ड्रियम is responsible for increasing in the circumference and oppositional growth। ठीक है। दूसरी जो आपकी थिकनेस जो बढ़ रही है, जो हाइट बढ़ रही है, वो अंदर जो सेल्स हैं, जो अंदर आपकी कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, इनके प्रोलिफरेशन से बढ़ती है। ये जब प्रोलिफरेट हो रही है तो आपकी जो कार्टिलेज है ये हाइट में ग्रो करती है या उसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप कार्टिलेज की ग्रोथ के बारे में बात करोगे, whenever we are talking about
द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, इंटरस्टिशियल ग्रोथ, अपोजिशनल ग्रोथ। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि अपोजिशनल ग्रोथ की वजह से रिंग आया, एक रिंग आया, उसके चारों एक और रिंग आया, उसके बाद फिर एक और रिंग आया, इस तरह से क्या हो रहा है, आपके सरकमफ्रेंस की जो है डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो पेरिफेरल ग्रोथ जो हो रही है वो इस वजह से हो रही है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये पेरिकॉन्ड्रियम। दूसरी चीज कि अगर ग्रोथ थिकनेस में हो रही है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल ग्रोथ, और इंटरस्टिशियल ग्रोथ से आपका कार्टिलेज इस तरह से ग्रो कर रहा है, लंबाई में ग्रो कर रहा है, उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। क्लियर? सो ये है दो तरीके की आपकी ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज। नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। देखिए, जब भी आप कार्टिलेज पढ़ते हो बॉडी में, हमें तीन तरीके की कार्टिलेज मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हो गया कि कार्टिलेज कितने तरीके की होती है, आंसर इज 3। कौन कौन से तीन टाइप हैं? तो आपको एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। अब ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है इसको व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है, और इलास्टिक कार्टिलेज को येलो इलास्टिक कार्टिलेज भी बोलते हैं। क्लियर? तीनों कार्टिलेज में अगर कोई आपसे पूछता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कार्टिलेज इन द बॉडी, या मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा कार्टिलेज मिलता है, सो आंसर इज हाइलाइन कार्टिलेज। सो हाइलाइन कार्टिलेज वो कार्टिलेज है जो बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इन तीनों कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है? देखो, इन तीनों कार्टिलेज में एक जो सबसे बेसिक डिफरेंस है कि अगर आप माइक्रोस्कोप में तीनों स्लाइड्स को देखोगे, तीनों कार्टिलेज की अगर हम स्लाइड बनाएं और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो हाइलाइन कार्टिलेज जो होती है, उस हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, जो कि लैक्यूने के अंदर हैं, इन कॉन्ड्रोसाइट्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, इस स्पेस में हमें फाइबर्स नजर नहीं आते। आपको यहाँ पे फाइबर्स नजर नहीं आते, आपको यहाँ पे होमोजीनस ब्लूइश टिंच कलर स्टेन नजर आता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइलाइन अपीयरेंस, दैट इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक है, इस वाली स्लाइड को अगर आप देखोगे तो इस वाली स्लाइड में आपको जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि लैक्यूने के अंदर हैं, ठीक है, इन इंटरसेल्युलर स्पेस में बहुत सारे छोटे छोटे इलास्टिक फाइबर्स नजर आते हैं। ठीक है, फाइबर्स तो इसमें भी होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि कार्टिलेज में कौन सा फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर। तो फाइबर्स तो यहां भी हैं, फाइबर्स यहां भी हैं, फाइबर्स यहां भी हैं, लेकिन इस वाली स्लाइड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। यहां पे आपको इलास्टिक फाइबर्स दिखते हैं, ठीक है, स्लाइड के अंदर। और इस कार्टिलेज में जब आप स्लाइड देखते हो तो आपको पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं। यू आर गोइंग टू सी द पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और इन पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स के बीच में आपको कहीं कहीं कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आते हैं इन द लैक्यूना। ठीक है, तो तीनों स्लाइड में क्या डिफरेंस हुआ? अगर आप बेसिक डिफरेंस जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया, तो सब पहला डिफरेंस ये है कि हाइलाइन कार्टिलेज में, हाइलाइन का मतलब है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, यानी इसके अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस है उसमें हमें फाइबर्स नजर नहीं आते। इसके अंदर और इसके अंदर फाइबर्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का ओरिएंटेशन बड़ा अलग है। इसके अंदर फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड हैं और इसमें फाइबर्स इंटरसेल्युलर सब्सटेंस में क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैफिजार्डली अरेंज्ड है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये फाइबर्स नजर क्यों नहीं आते? फाइबर्स हैं तो सही, सपोज मैं फाइबर्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये फाइबर्स हैं तो सही, लेकिन ये कोलाजन फाइबर्स नजर क्यों नहीं आ रहे? कोलाजन फाइबर्स नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की एक चीज होती है। अब इसमें क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंटरसेल्युलर सब्सटेंस का, वो फाइबर्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस में जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोलेजन फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। तो बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन हो गया तो हमें वो बीच में फाइबर्स नजर नहीं आए। इट इज जस्ट लाइक ए कैमोफ्लेज, इट इज जस्ट लाइक ए कैमोफ्लेज।
सो बिकॉज ये फाइबर्स होते हुए भी नजर नहीं आते, इसलिए ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है एंड इट इज द हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, अब अगर तीनों कार्टिलेज को हम डिफरेंशिएट करें तो आप ये पाओगे कि इस कार्टिलेज में नंबर ऑफ सेल्स सबसे कम होती है, नंबर ऑफ सेल्स सबसे कम होती है। किसमें कम होती है? फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में फाइबर्स सबसे ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स सबसे कम होती है। और फाइब्रो कार्टिलेज वहां हमें मिलती है जहां प्रेशर जो है उसको होल्ड करना है। ठीक है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस तीनों कार्टिलेज में आपको एक तो सेल्स के बेस पे मिलेगा। ये हाईली सेल्यूलर कार्टिलेज है, इसमें भी सेल्स हैं बट इसमें सबसे कम है। इसमें सबसे ज्यादा फाइबर्स के बंडल हैं जो पैरेलली अरेंज्ड हैं। इसमें फाइबर्स दिखते ही नहीं है स्टेन में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर्स का मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होता है। ये ब्लूइश टिंच में दिखती हैं। इसके अंदर हमें येलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलास्टिक फाइबर्स येलो टिंच में दिखते हैं। सो दिस इज आल्सो नोन एज येलो इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पे हमें व्हाइट कलर के बंडल्स, अगर आप देखोगे एक कार्टिलेज को विदाउट स्टेन, तो ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज भी इसलिए इसी को कहते हैं क्योंकि बंडल्स व्हाइट कलर के हमें नजर आते हैं उस कार्टिलेज में। ठीक है, तो ये आपके पास तीन कार्टिलेज में बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर के बेस पे। नाउ विल सी कि तीनों कार्टिलेज में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया स्ट्रक्चर के बेस पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हाइलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज में, कि जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो पेरिकॉन्ड्रियम आपको यहां पे भी मिलेगी, यहां पे भी मिलेगी, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपसे वाइवा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है साइट्स ऑफ दीज कार्टिलेज या एग्जांपल्स ऑफ द कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज सबसे ज्यादा मिलता है। हाइलाइन कार्टिलेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी अगर किसी भी कार्टिलेज से बोन बनाना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हमने देखा कि टेम्परेरी कार्टिलेज भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज है कौन सा होना चाहिए, हाइलाइन, इलास्टिक या फाइब्रो? आंसर इज हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, सो टेम्परेरी कार्टिलेज हमेशा क्या होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज। तो पहला एग्जांपल हो गया टेम्परेरी कार्टिलेज। ठीक है, अब ये टेम्परेरी कार्टिलेज का मिलेगा कहां? तो टेम्परेरी कार्टिलेज देखो कहां मिलेगा कि जब भी आप यंग बोन देखते हो तो यंग बोन में ये एपिफाइसिस है, ये आपका डायाफिसिस है, ये मेटाफिसिस है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में यंग बोन में ये क्या है, कार्टिलेजिनस प्लेट। दिस कार्टिलेजिनस प्लेट इज नोन एज एपिफाइजल प्लेट। और ये एपिफाइजल प्लेट टेम्परेरी होती है। क्यों? बिकॉज ये बोन की ग्रोथ के लिए है। और वंस द ऑसिफिकेशन अकर्स, और बाद में ये डिसअपियर हो जाएगी और ये बोन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो जॉइंट था ये क्या था, टेम्परेरी जॉइंट था, और ये कार्टिलेज टेम्परेरी थी जो बाद में गायब हो गई। तो ये कार्टिलेज कौन सी होनी चाहिए जो बोन में कन्वर्ट हो गई, हाइलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो? आंसर इज हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है जो प्राइमरी जॉइंट होते हैं, तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं ये टेम्परेरी कार्टिलेज कैरी करते हैं, और ये कौन से कार्टिलेज होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ये बताइए कि ये जो एपिफाइजल प्लेट है जो कि बोन में कन्वर्ट होने वाली है, तो ये कौन से कार्टिलेज में से, इनमें से कौन सा कार्टिलेज हो सकती है? सो आंसर इज हाइलाइन कार्टिलेज एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है वो है ट्रेकियल रिंग्स। ट्रेकियल रिंग्स आपको पता है सी शेप रिंग्स होती है जो ट्रेकिया में होती है, और नीचे कुछ कंपोनेंट होते हैं ब्रोंकियल रिंग्स की फॉर्म में भी जो कैरी करते हैं। तो ट्रेकियल एंड ब्रोंकियल रिंग्स किसके एग्जांपल है, हाइलाइन कार्टिलेज के। इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल है कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज वो कार्टिलेजेस होते हैं जो रिब्स को स्टर्नम से कनेक्ट करते हैं। जो हमारी रिब्स हैं ये स्टर्नम से कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होती हैं, एंड ये कॉस्टल कार्टिलेज भी क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, और बिकॉज ये हाइलाइन इन नेचर है तो कई बार विद द एडवांस ऑफ एज ये कॉस्टल कार्टिलेज भी बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज
अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है, हाइलाइन, यानी हाइलाइन कार्टिलेज हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन द बोन. इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन द बोन. तो ये दोनों कार्टिलेज तो लाइफ टाइम कार्टिलेज ही रहेंगी, लेकिन जहां पे हाइलाइन कार्टिलेज होता है वहां पे अगर आप एक 70 साल के 80 साल के इंसान को देखोगे तो you will realize that sometimes that cartilage has been replaced by the bone because this hyaline cartilage has tendency to convert into the bone. Clear? इसके अलावा कॉस्टल कार्टिलेज के अलावा और क्या क्या एग्जांपल हैं? तो ये थायराइड कार्टिलेज. थायराइड कार्टिलेज कहां पे होता है? थायराइड कार्टिलेज होता है लैरिंक्स में, जो आपके सेंटर में ये प्रोमिनेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल और लैरिंजियल प्रोमिनेंस. So thyroid cartilage is considered as the largest cartilage of the human being. इसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको ये लॉन्ग बोन बताई, तो लॉन्ग बोन जो है ये जॉइंट बनाएगा, ऊपर से एक और बोन आएगी यहाँ पे, और दो बोन के बीच में क्या बनेगा? एक साइनोवियल जॉइंट बनेगा. ठीक है, तो ये जो जॉइंट सरफेस है, लॉन्ग बोन की जो सरफेस है जो कि जॉइंट बना रही है, उस सरफेस के ऊपर एक कार्टिलेज होती है. ठीक है, बोनी सरफेस डायरेक्टली जॉइंट नहीं बनाती साइनोवियल कैविटी में. साइनोवियल कैविटी में बोनी सरफेस इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कार्टिलेज, और ये जो लेयर है ये जिस कार्टिलेज की बनी होती है, इस कार्टिलेज को बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अगेन ए एग्जांपल ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. सो अगला एग्जांपल क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज. और आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां मिलती है? एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, जो साइनोवियल जॉइंट बनाने वाले हैं. ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन टर्म ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. ठीक है, अब दूसरा जो है वो है इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज कहां मिलता है? जहां हमें इलास्टिसिटी की जरूरत है, जिसका पहला एग्जांपल है यूस्टेचियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब. ये यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर एक ट्रायंगुलर कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज होती है इलास्टिक कार्टिलेज. दूसरी होती है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस इज अगेन ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाइलाइन इलास्टिक कार्टिलेज. तीसरा होता है ईयर पिन्ना. ईयर पिन्ना. एंड चौथा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. ठीक है, ये कुछ क्लासिकल एग्जांपल हैं जहां पे आप इलास्टिक कार्टिलेज देख रहे हो. तो इसको याद रखना इजी है. ई फॉर इलास्टिक एंड ई फॉर यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, ईयर पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. ठीक है, सो ये वो एरियाज हैं जहां पे आपको इलास्टिसिटी की जरूरत है. लाइक ईयर पिन्ना, अगर आप इसको दबाओगे, छोड़ दोगे तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, नाउ विल सी द फाइब्रो कार्टिलेज. फाइब्रो कार्टिलेज कहां पे मिलता है? फाइब्रो कार्टिलेज हमें मिलता है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क. यानी जो दो वर्टिब्रास हैं, इन दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में अगर आप वर्टिब्रल कॉलम देखोगे, ठीक है, तो ये स्पाइन है, ये बॉडी है, इन बॉडी के बीच में यहां पे एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है. ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज एग्जांपल ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज. इसके अलावा जितने भी आपको मिडलाइन जॉइंट मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस. सिम्फाइसिस जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो उसमें क्या हो रहा है कि इस साइड की प्यूबिक बोन और इस साइड की प्यूबिक बोन, दोनों प्यूबिक बोन्स आके जॉइंट बना रही हैं, और सेंटर में ये दोनों बोन्स किससे जुड़ी हुई है? विद द हेल्प ऑफ ए कार्टिलेज, एंड दिस कार्टिलेज इज अगेन फाइब्रो कार्टिलेज, एंड दिस जॉइंट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, सो पहला एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको? इंटरवर्टिब्रल डिस्क. दूसरा एग्जांपल हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस. इसी तरह से जब भी आप जॉइंट कैविटी पढ़ते हो, शोल्डर की और हिप जॉइंट की, तो जॉइंट कैविटी की कॉन्केविटी बढ़ाने के लिए, जॉइंट्स की कॉन्केविटी, बिकॉज ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ठीक है, ये कौन से टाइप के जॉइंट्स हैं? दीज आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो जब आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखते हो, तो
तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉकेट को बॉल के हिसाब से बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि ये फीमर है, ठीक है, ये इतना बड़ा बॉल है, तो अगर सॉकेट शैलो है तो इसको डीप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पे एक एडिशनल कार्टिलेजिनस लेयर का कप बना सकते हैं। ये कप, अगर आप इस कप को इस सॉकेट के मार्जिन पे फिट कर दोगे तो सॉकेट का डेप्थ बढ़ जाएगा, उसकी जो अंदर स्पेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, सो ये पूरे हेड को अकोमोडेट कर सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है लैब्रम। क्या कहलाती है? लैब्रम। सो यू हैव द एसिटाबुलर लैब्रम एंड ग्लिनॉइड लैब्रम। एसिटाबुलर लैब्रम कहां मिलेगा? हिप जॉइंट में। और ग्लिनॉइड लैब्रम कहां मिलेगा? शोल्डर जॉइंट में। तो ये जो लैब्रम्स होते हैं, ये जो एडिशनल मैंने ये एरिया बनाया टू इंक्रीज द कॉन्केविटी ऑफ द कप टू होल्ड द बॉल ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस और फीमर, ये लैब्रम भी किसके एग्जांपल है? फाइब्रोकार्टिलेज के। तो एक हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सिम्फाइसिस, लैब्रम, ठीक है। चौथा एग्जांपल होता है पार्टीशंस। आप कई बार साइनोवियल जॉइंट्स में देखते हो, एंड दोस पार्टीशन इज डन बाय आर्टिकुलर डिस्क। ये जो इंट्राआर्टिकुलर डिस्क होती हैं, ये किसका एग्जांपल है? फाइब्रोकार्टिलेज की। ये डिस्क हम कहां देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल टीएम जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इस जॉइंट को जब आप देखोगे तो इस जॉइंट में क्या है कि दो बोन्स हैं। ऊपर से है टेम्पोरल बोन, ऊपर क्या है? टेम्पोरल बोन, और नीचे आपका ये हेड ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। दिस इज योर हेड ऑफ मैंडिबल और ये आपका मैंडिबल है, क्लियर। अब ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कैविटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है जो इस जॉइंट कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या होती है? किससे बनती है? फाइब्रोकार्टिलेज से। और ये स्ट्रक्चर कहलाती है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। क्या कहलाती है? इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। इसी तरह से एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फाइब्रोकार्टिलेज का, और वो क्या है कि कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जिनके आर्टिकुलर सरफेस फाइब्रोकार्टिलेज से कवर होते हैं। देखो, आर्टिकुलर सरफेस, ये आर्टिकुलर सरफेस दो तरीके के कार्टिलेज से कवर हो सकते हैं, या तो हाइलाइन और या फाइब्रो, ठीक है। ये चीज क्या है इसको समझेंगे कि जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ये दो तरीके के कार्टिलेज से कवर हो सकता है, या तो हाइलाइन और या तो फाइब्रो। अभी मैंने आपको समझाया कि जब दो बोन्स एक साइनोवियल जॉइंट बना रही हैं तो इनके जो एंड्स हैं, इन एंड्स पे एक कार्टिलेजिनस लेयर है, और ये कार्टिलेजिनस लेयर क्या कहलाती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये लेयर क्या कहलाई? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज किसका एग्जांपल बताया मैंने? हाइलाइन कार्टिलेज का, ठीक है। लेकिन कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलाइन ना होके फाइब्रो होती है। क्या मैंने बोला कि आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स covered by a cartilage which is known as articular cartilage, and this cartilage is hyaline in nature. But there are some joints where the articular surfaces are covered by the cartilage which is not made up of hyaline but made up of fibro. इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकुलर सरफेस हाइलाइन और फाइब्रो दोनों में से किसी से भी कवर हो सकती है। बट मोस्ट कॉमनली कोई पूछे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का नेचर क्या है? आंसर इज हाइलाइन। फाइब्रो कार्टिलेज सिर्फ 2 या 3 जॉइंट्स में मिलती है। उसका एक एग्जांपल है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। दूसरा एग्जांपल है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टीएम जॉइंट। और तीसरा एग्जांपल है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स, ठीक है। इन जॉइंट्स में क्या होता है कि जो सरफेस है वो सरफेस किससे कवर है?
फाइब्रो कार्टिलेज से। यानी कि सपोज अगर ये कोई ऐसा जॉइंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, अगर हम एक स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाए तो ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है, और ये स्टर्नम से आर्टिकुलेट हो रही है, ठीक है। तो जहां पे ये आर्टिकुलेट हुई तो ये जो सरफेस है, जो साइनोवियल जॉइंट की सरफेस है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की, वो उनका ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलाइन नाम की क्या है, फाइब्रो है। इसी तरह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में जो आर्टिकुलर सरफेस है उस पे जो कार्टिलेज है वो हाइलाइन नाम की क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो वाइवा में आपसे कई बार पूछा जाता है। दूसरी, इन दोनों कार्टिलेज की कॉमन फीचर है क्या, कि hyaline cartilage are generally covered by the perichondrium, but the articular cartilage, which is hyaline in nature, devoid of perichondrium. Clear? इसमें तो होती ही नहीं है, ये तो एक जनरल रूल है। तो फाइब्रो कार्टिलेज तो चाहे आर्टिकुलर कार्टिलेज बना रहा हो या नहीं बना रहा हो, फाइब्रो कार्टिलेज के चारों तो पेरिकॉन्ड्रियम होती ही नहीं है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि हाइलाइन कार्टिलेज के चारों तो पेरिकॉन्ड्रियम होती है, लेकिन अगर कोई भी हाइलाइन कार्टिलेज जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की फॉर्म में अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो उसके चारों ओर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है। इसलिए अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गई तो इसका हील होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके चारों ओर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। और पेरिकॉन्ड्रियम ही क्या है, वेस्कुलर लेयर है, वहीं से आपका जो ग्रोथ है पेरिफेरल वो होता है और उसकी हीलिंग हो सकती है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोसिस। लेकिन अगर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस डैमेज हो जाती हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हील। क्लियर? सो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज की जनरल फीचर्स क्या है, what are the types of the cartilage, what are the differences of the cartilage. So this is all about the cartilage. Thank you.